मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, बॉटनी डिपार्टमेंट। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइटा, शैवाल, लाइकेन व ब्रायोफाइटा के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने शैवाल की संरचना, उसके थैलस की संरचना, आई स्पॉट, दृक्बिंदु, फ्लैजिला, कशाभिका, पायरिनॉइड, शाखन, उसकी विभिन्न प्रकार की कॉलोनीज, क्लासिफिकेशन, ऑसिलेटोरिया और नोस्टॉक के बारे में बात की। ऑसिलेटोरिया और नोस्टॉक के साथ हमारी जो पहली यूनिट है वो कंप्लीट हो जाती है। आज हम सेकंड यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। सेकंड यूनिट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेंबर है जिसे हम वॉल्वॉक्स कहते हैं। विद्यार्थियों, वॉल्वॉक्स में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो 1 नंबर का हो, चाहे वो बड़े क्वेश्चंस हो। तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से आप समझें। अगर आपको कहीं कुछ डाउट है, कुछ समझना है, आप मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं इस लेक्चर में सब कुछ समझाने की कोशिश करूं। तो आज हम शुरू करेंगे वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स को क्लासिफाई किया गया है। इसकी क्लास है क्लोरोफाइसी, इसका ऑर्डर है वोल्वोकेल्स और इसकी फैमिली या कुल है वोल्वोकेसी। क्लास यानी कि वर्ग, ऑर्डर यानी कि गण और फैमिली यानी कि कुल। तो क्लोरोफाइसी, वोल्वोकेल्स और वोल्वोकेसी। वॉल्वॉक्स की कुल 20 जातियां विश्व में पाई जाती हैं, जिनमें से 5 प्रजातियां भारत में पाई जाती है। ये स्वच्छ जल में पाया जाता है। छोटे वाटर बॉडीज़ जो हैं, छोटे जल कुंड हैं, पोखर है, तालाब है, उनमें ये वृद्धि करता है अलवणीय जल में, और इसकी वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है, जिसके कारण जल हरे रंग का दिखाई देने लगता है। तो वॉल्वॉक्स जो है एक सबसे तेज विकसित होने वाला शैवाल का वंश है। वॉल्वॉक्स एक कोलोनीय शैवाल है जिसमें कोशिकाएं चारों ओर से म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स, जिसे हम श्लेष्मीय अधात्री कहते हैं, के द्वारा ढकी रहती है। ये एक लगभग गोलाकार संरचना है और जो कोशिकाएं हैं इसमें परिधि पर पाई जाती हैं। चारों ओर कोशिकाएं होंगी और केंद्रीय जो भाग होगा उस बॉल का, जो गोलाकार संरचना है उसे हम बॉल के समान समझें। जैसे हम बॉल से खेलते हैं, एक ऐसी संरचना जो केंद्र से खोखली है और चारों ओर उसके शीत है या झिल्ली है। तो इस प्रकार की एक संरचना है जिसमें कोशिकाएं परिधि पर विन्यासित रहती हैं, पेरिफेरली अरेंज्ड रहती हैं, और केंद्र में जो बॉल है वो खोखली है और उसमें श्लेष्मा भरा रहता है, म्यूसिलेज भरा रहता है। तो इस प्रकार की एक कॉलोनी है। इस कॉलोनी को हमने एक विशेष नाम दिया है जिसे हम कहते हैं सिनोबियम। हम पीछे के एक लेक्चर में कॉलोनी और सिनोबियम के बारे में बात कर चुके हैं। थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको। कॉलोनी और सिनोबियम। कॉलोनी एक ऐसी संरचना है जहां कोशिकाओं की संख्या निश्चित नहीं होती। उसमें 100 कोशिकाएं भी हो सकती हैं, उसमें 500 कोशिकाएं भी हो सकती हैं, उसमें 50,000 कोशिकाएं भी हो सकती हैं। जबकि सिनोबियम एक ऐसी संरचना है जिसमें कोशिकाओं की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन फिक्स्ड रहती है, निश्चित होती है। यानी कि अगर मातृ कॉलोनी में 50,000 कोशिकाएं हैं तो जो पुत्री कॉलोनियां बनेंगी उनमें भी 50,000 कोशिकाएं होंगी। अर्थात जो सिनोबियम है उसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित है, जो कॉलोनी है उसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित नहीं है। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो कॉलोनी है उसमें अग्र और पश्च सिरा
या दिशा आप निर्धारित नहीं कर सकते कि इस कॉलोनी का कौन सा भाग अग्रभाग है, कौन सा भाग पश्च भाग है। जबकि सिनोबियम में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है, क्लियरली डिमार्केट किया जा सकता है कि इस सिनोबियम का यह भाग अग्रभाग है और यह भाग पश्च भाग है। कैसे? सिनोबियम में जो अग्रभाग की कोशिकाएं होती हैं वो आकार में छोटी और सक्रिय होती हैं, उनके फ्लैजिला, उनके आई स्पॉट सक्रिय दिखाई देंगे। जबकि जो पश्च भाग की कोशिकाएं हैं वो निष्क्रिय कोशिकाएं होती हैं, आकार में बड़ी होती हैं और उनका काम सिर्फ जनन के लिए उपयोग में आना है। अग्रभाग की कोशिकाएं भोजन का भी खोज करती हैं, प्रकाश के प्रति संवेदी होती हैं, उनके जो दृक बिंदु हैं, आई स्पॉट हैं, वो अत्यधिक सक्रिय होते हैं। तो इस प्रकार से अग्रभाग और पश्च भाग को सिनोबियम में डिसाइड किया जा सकता है, जबकि कॉलोनी में इसे डिसाइड नहीं किया जा सकता। तो ये दो मेन डिफरेंस हैं जो सिनोबियम और कॉलोनी में हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं वोल्वोक्स की कोशिका की। वोल्वोक्स में, पहले कॉलोनी के बारे में आपको सिनोबियम के बारे में बता दूं, यह एक बॉल के समान संरचना है जिसमें कोशिकाएं परिधि पर हैं, ये हम पहले बात कर चुके हैं। प्रत्येक कोशिका अपने चारों ओर एक बाउंड्री बॉल, आप समझ सकते हैं उसको, एक दीवार की समान रचना बना सकती है जिसे हम अधात्री कहते हैं या जिसे हम मैट्रिक्स कहेंगे। जिलेटिनस मैट्रिक्स या जिलेटिनस अधात्री का निर्माण वह करती है। यानी कि प्रत्येक कोशिका स्वयं एक दूसरे पर तो निर्भर है ही है, आत्मनिर्भर भी है। वह हर एक कार्य के लिए आत्मनिर्भर है, वो दूसरे पर निर्भर नहीं रहती। लेकिन सभी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है एक बॉल के समान संरचना है और इस बॉल की समान संरचना में कोशिकाएं परिधि पर दिखाई दे रही हैं, सभी की दो दो फ्लैजिला हैं। अब दूसरे चित्र बी चित्र में आप देखेंगे प्रत्येक कोशिका चारों ओर से एक इंडिविजुअल एनवलप से, अपने खुद के पर्सनल एनवलप से घिरी हुई है और दूसरी कोशिका के साथ वो जीव द्रव्य तंतुओं के द्वारा जुड़ी रहती है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जिसे हम कहते हैं। आप इसको इस तरह से समझें कि किसी एक कॉलोनी में मान लीजिए आपका मकान है और उस कॉलोनी में सभी घर एक दूसरे के साथ इंटरकॉम या टेलीफोन की सहायता से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए किसी एक मकान में कोई किसी प्रकार की समस्या आती है तो वो टेलीफोन के द्वारा दूसरे सभी मकानों को सूचित कर सकता है। इस प्रकार की जो संरचना है इसे हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड कहते हैं। सभी कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और वो सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं। इस प्रकार प्रत्येक कोशिका इंडिविजुअल भी है, आत्मनिर्भर भी है और दूसरे पर निर्भर भी है। तो यह वोल्वोक्स की एक खास बात है। इस प्रकार की कॉलोनी जिसे हमने सिनोबियम कह दिया कि एक खास बात है। अब इसमें देखेंगे आप कोशिकाएं द्विकशाभिक हैं। कोशिकाओं के अग्र पार्श्व सिरे पर दो कशाभिकाएं पाई जा रही हैं, फ्लैजिला पाए जा रहे हैं जिन्हें हम विप्लैश फ्लैजिला कहते हैं। ये दोनों फ्लैजिला जल को आगे और पीछे धकेलने, हम पीछे इसके बारे में बात कर चुके हैं फ्लैजिला के बारे में पीछे के एक लेक्चर में, जल को आगे और पीछे धकेलने का कार्य करते हैं, जिससे जो कॉलोनी है या जो सिनोबियम जिसे हम कह रहे हैं उसकी गति या दिशा निर्धारित होती है। भोजन की ओर जाना है या भोजन से दूर जाना है, प्रकाश की ओर जाना है या प्रकाश से दूर जाना है, ये निर्धारित करती है फ्लैजिला। आई स्पॉट दिखाई दे रहा है इसमें लाल रंग का आई स्पॉट पाया जाता है। आई स्पॉट प्रकाश संवेदी अंग है जो कि प्रकाश को ग्रहण करके कॉलोनी की दिशा गति को निर्धारित करता है। इस चित्र में एक और आपको दिखाई देगा जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, संकुचनशील रसधानी। क्योंकि ये कोशिकाएं या ये शैवाल स्वच्छ जल में पाया जाता है, इसलिए अंतःप्रासरण के द्वारा लगातार कोशिका में एंड ऑस्मोसिस के द्वारा कोशिका में लगातार पानी प्रवेश करता रहता है और उस पानी के प्रवेश करने से जो अंदर का जीव द्रव्य है वो लगातार पतला होता चला जाता है, जिससे कोशिका फूल जाएगी और अगर इसको नियंत्रित नहीं किया गया तो कोशिका फट जाएगी।
तो इसके नियंत्रण हेतु एक विशेष प्रकार की रसधानी पाई जाती है, वैक्यूल पाई जाती है, जो जीव द्रव्य में अतिरिक्त जल को अवशोषित कर कोशिका के बाहर छोड़ती रहती है। इस प्रक्रिया को परासरण नियंत्रण या ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया एक विशेष रसदानी के द्वारा की जाती है जो कि वोल्वोक्स में पाया जाता है। वोल्वोक्स में एक पायरिनोइड पाया जाएगा, एक बड़ा कप के आकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसके अंदर केंद्र में जिसके पायरिनोइड उपस्थित है, और वो पायरिनोइड का कार्य जो स्टार्च है उसका पैकिंग, ये भी हम पीछे एक लेक्चर में पढ़ चुके हैं, पायरिनोइड की संरचना और पायरिनोइड की कार्य। तो इस प्रकार से कोशिकाओं का जो अग्र सिरा है वो बाहर की ओर है और कोशिकाओं का जो पश्च सिरा है वो केंद्र की ओर पाया जाएगा। तो यह इसकी सेल और कॉलोनी की संरचना है। कुछ इंपॉर्टेंट बात हम सेल के बारे में करेंगे। जो वोल्वोक्स है उसकी कोशिकाएं यूकैरियोटिक प्रकार की हैं, यानी कि सभी कोशिकांग कोशिका झिल्ली के द्वारा सेल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे हुए रहेंगे। कोशिका पियर शेप्ड है, नाशपाती के आकार की कोशिका है, नीचे से गोल और ऊपर से नुकीली या तीखी। एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफाइसी का सदस्य है इसलिए क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है इसके अंदर, जिसके कारण इसका रंग हरा है। प्रकाश संश्लेषी आत्मनिर्भर कोशिका है, ऑटोट्रॉफिक सेल है। आई स्पॉट पाया जाता है, कोशिका के अग्र पार्श्व दिशा में लाल रंग का आई स्पॉट पाया जाता है जो प्रकाश संवेदी है, प्रकाश को ग्रहण करता है और कोशिका की गति को निर्धारित करता है। उसके बाद में देखें फ्लैजिला, इसमें दो हैं, दो विप्लैश फ्लैजिला अग्र सिरे पर पाए जाते हैं। एक पायरिनोइड है जिसका कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनने वाले स्टार्च की पैकिंग करना या स्टार्च में से जल को निकाल करके उसे संघनित करना, कंडेंसेशन ऑफ द स्टार्च करना। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के बारे में मैंने आपको बताया, इसका कार्य ऑस्मो रेगुलेशन है, रसाकर्षण विनिमय जिसको हम कह रहे हैं। और इसमें पोलैरिटी पाई जाती है, ध्रुवता पाई जाती है। मैंने पहले भी आपको बताया जो सिनोबियम है वह अग्र और पश्च भाग में विभेदित है। इस प्रक्रिया को या इस गुण को ध्रुवता कहते हैं, पोलैरिटी कहते हैं। जब किसी भी भाग को, किसी भी संरचना को आप दो दिशाओं में विभेदित कर सकें तो वह पोलैरिटी होती है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के बारे में बताया मैंने, कोशिकाओं के मध्य पाए जाने वाले जीवद्रव्य तंतु जिनके द्वारा कोशिकाएं आपस में एक दूसरे के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। भोजन हेतु सूचना, किसी प्रकार के खतरे, डेंजर के लिए सूचना, किसी प्रकार के प्रकाश हेतु सूचना, इत्यादि इत्यादि सूचनाएं इसके द्वारा आपस में एक दूसरे के साथ में शेयर की जाती हैं ताकि यह सिनोबियम को लगातार मूवमेंट में रखें, गति में रखें और सिनोबियम को अधिक से अधिक उपयोग कर सकें भोजन के निर्माण के लिए। तो ये कुछ करैक्टर्स थे जो सेल में पाए जाते हैं। अब इसके बारे में बात करेंगे। जो वोल्वोक्स है, वोल्वोक्स में दो प्रकार के जनन हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन वह होता है जिसमें दो विशेष कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है, जिसे नर कोशिका और मादा कोशिका कहते हैं, और दोनों कोशिकाएं आपस में जुड़कर एक जायगोट का निर्माण करती हैं और जायगोट के द्वारा फिर नए पादप का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार का जनन लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, जिसमें नर और मादा कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। लेकिन जो अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वह उसमें नर व मादा कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कुछ विशेष प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, और वो स्पोर्स या बीजाणु जनन के द्वारा, विभाजन के द्वारा नई कॉलोनी का, नए सिनोबियम का निर्माण करते हैं। विद्यार्थियों, जो वोल्वोक्स है उसका अलैंगिक जनन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें से दो क्वेश्चन कम से कम आपको हर साल पेपर में मिलेंगे। आप चाहे पिछले पेपर उठा करके देख लें, दो क्वेश्चन कम से कम इसमें मिलते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से, इसका डायग्राम और इसका जो वर्णन है, और इसमें कुछ विशेष टर्म्स आएंगी जो मैं आपको बताऊंगा, उन्हें आप थोड़ा ध्यान से देखें। अलैंगिक जनन, जो वोल्वोक्स है उसमें अनुकूल परिस्थितियों में होता है, फेवरेबल कंडीशंस में। फेवरेबल कंडीशंस का यह मतलब है जल की उपलब्धता, तापमान सही होना, प्रकाश
जो प्रॉपर जो हमें आवश्यक मात्रा में चाहिए उतने प्रकाश का होना, तो जो अनुकूल परिस्थितियां हैं उनमें अलैंगिक जनन होगा। अब अलैंगिक जनन, जैसा मैंने पहले बताया कि जो सिनोबियम है उसे अग्र और पश्च भाग में बांटा जा सकता है। पश्च भाग में बड़ी कोशिकाएं हैं जिनका कार्य जनन होता है, तो अलैंगिक जनन भी सिनोबियम के पिछले भाग में, पश्च भाग में उपस्थित बड़ी कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। ये कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी होती हैं और इन कोशिकाओं को गोनीडियम कहते हैं। गोनीडिया या गोनीडियम मैंने यहाँ लिखा है, इसे हम गोनीडिया या गोनीडियम कहेंगे या इन्हें पार्थिनोगोनीडियम भी कहेंगे, अनिषेक जीवक, क्योंकि यहाँ पे नर व मादा कोशिकाएं नहीं हो रही हैं, अनिषेक प्रक्रिया के द्वारा नई कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है, इसलिए इसे हम अनिषेक जीवक कहते हैं। सबसे पहले जो बड़े सेल्स हैं, गोनीडिया हैं या गोनीडियम जिसे हम कहते हैं, उनका समानीकरण होता है, होमोजेनाइजेशन होता है। होमोजेनाइजेशन का अर्थ होता है कि कोशिका के सभी अंग टूट जाते हैं, जीव द्रव्य एक समान हो जाता है, डीजनरेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेली और होमोजेनाइजेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, जो जीव द्रव्य है एक समान हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम होमोजेनाइजेशन या समानीकरण कहते हैं। सबसे पहले गोनीडियम जो है उसका जीव द्रव्य समानीकरण करेगा, एक समान हो जाएगा और एक समान होने के पश्चात उसमें पहला अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा। पहले लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से, इस चित्र में दिखाई दे रहा है, पहले ए चित्र को देखिए आप, जिसमें होमोजेनाइजेशन हुआ, बड़ी कोशिका गोनीडियम, और उसमें एक लंबवत विभाजन हुआ। दूसरा लंबवत विभाजन होने से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। पहला लंबवत विभाजन 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगा, दूसरा लंबवत विभाजन 4 कोशिकाओं का निर्माण करेगा, और उसके पश्चात तीसरा लंबवत विभाजन होगा जो 8 कोशिकाओं का निर्माण करेगा। 3 लंबवत विभाजन होते हैं और उनके फलस्वरूप 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जो ये 8 कोशिकाएं हैं ये बाहर की ओर गोलाकार और केंद्र की ओर नुकीली, यानी कि अग्र सिरा केंद्र की ओर होता है इन कोशिकाओं का, और जो पश्च सिरा है वो परिधि की ओर और बाहर की ओर होता है। सी डायग्राम के अंदर आप देखिए, कोशिकाएं इस प्रकार से अरेंज होती हैं जहां पर उनका अग्र सिरा केंद्र की ओर है और पश्च सिरा बाहर की ओर दिखाई दे रहा है। गोलाकार भाग जो है बाहर की तरफ है और केंद्रीय भाग में नुकीला भाग। डी डायग्राम में ये कोशिकाएं एक प्लेट के रूप में विन्यासित हो जाती हैं, अरेंज हो जाती हैं। 8 कोशिकाएं प्लेट के रूप में इस प्रकार से विन्यासित हो जाती हैं कि उनका अग्र सिरा केंद्र की ओर और पश्च सिरा बाहर की ओर होता है। इसे हम प्लेकिया स्टेज कहते हैं। ध्यान दें, क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का, प्लेकिया स्टेज किस में पाई जाती है, या प्लेकिया स्टेज से आप क्या समझते हैं। ये निश्चित रूप से, अगर पिछले साल नहीं आया तो इस बार आ जाएगा, आप ये मान के चलें, क्वेश्चन बहुत निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो 8 कोशीय ऐसी अवस्था जहाँ पर कोशिकाएं प्लेट के रूप में विन्यासित हो रही हैं, प्लेकिया स्टेज कहलाती है। उसके पश्चात ये कोशिकाएं अब लगातार विभाजित होती हैं और विभाजित होकर के लगभग गोलाकार एक संरचना बनती है जो ऊपर की ओर एक छिद्रनुमा रचना से खुली होती है। ये कोशिकाएं बॉल के रूप में हो जाती हैं। इस कोशिका के अंदर यहाँ तो 2 डायमेंशनल डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो आपको एक सी शेप की आकृति दिखाई दे रही है, लेकिन ये कोशिकाएं पूरी एक बॉल के रूप में हैं और इन कोशिकाओं की संख्या उतनी हो जाती है जितनी की मातृ कोशिका में थी। हम पहले कह चुके हैं सिनोबियम के अंदर जो कोशिकाओं की संख्या है वो निश्चित होती है। तो सिनोबियम सी आकार का जो दिखाई दे रहा है एक बॉल के आकार का है और ये छिद्रनुमा रचना से बाहर खुला हुआ है। इस छिद्रनुमा रचना को फियलोपोर या तुम्बिका रंध्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फियलोपोर किस में पाया जाता है? फियलोपोर से आप क्या समझते हैं? तुम्बिका रंध्र से आप क्या समझते हैं? तो फियलोपोर या तुम्बिका रंध्र कहते हैं। अब इसके पश्चात डायग्राम जी में देखिए आप, जो बॉल बनी है उस बॉल के पिछले सिरे पर एक दबाव या इन्वर्जन उत्पन्न होता है। इसे हम प्रतिलोमन कहते हैं। इन्वर्जन, एक दबाव उत्पन्न होता है जिससे
केंद्रीय भाग ऊपर की ओर फिएलोपोर की ओर जाता है और जो परिधीय भाग है वो नीचे की ओर आता है। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से आप जुराब पहनते हैं और पहन करके उतारते हैं। आप ये समझ लें, जुराब उल्टी हो जाती है जब पहन के उतारते हैं, तो उसी प्रकार से यह जो बॉल है उसके पिछले भाग में एक दबाव उत्पन्न हुआ जिसे हमने प्रतिलोमन या इन्वर्जन कहा, और उस इन्वर्जन के कारण प्रतिलोमन के कारण जो कॉलोनी है वो उल्टी हो गई। अब उल्टी होने की प्रक्रिया दिखाई दे रही है आपको, और अब इस डायग्राम में देखेंगे आप, एच डायग्राम में कॉलोनी उल्टी हो गई। उल्टी होने का अर्थ है जो अग्र सिरा है वो परिधि की ओर आ गया, जो पश्च सिरा है वो केंद्र की ओर आ गया। पहले अग्र सिरा केंद्र की ओर था और पश्च सिरा परिधि की ओर था। अब अग्र सिरा परिधि की ओर और पश्च सिरा केंद्र की ओर, कोशिकाएं उल्टी हो गई हैं। फेलोपोर जो ऊपर की ओर था वो नीचे की ओर आ गया और इसे हम प्रतिलोमन प्रक्रिया कह देते हैं। यह पूरी प्रक्रिया इन्वर्जन कहलाती है। इन्वर्जन के द्वारा कोशिकाएं अपने मूल रूप में आ जाती हैं, अग्र सिरा बाहर की ओर, पश्च सिरा अंदर की ओर, और धीरे धीरे ये फेलोपोर जो है वो बंद कर दिया जाता है कोशिकाओं के द्वारा। अब एक गोलाकार कॉलोनी बन गई है जैसे कि मातृ कोशिका। इसमें कोशिकाओं की संख्या उतनी ही है जितनी मातृ कोशिका में थी। तो मातृ कोशिका की जैसी एक कोशिका बन जाती है जिसे हम यंग कॉलोनी या पुत्री कॉलोनी कह देते हैं, डॉटर कॉलोनी कह देते हैं। जब डॉटर कॉलोनी बन गई तो जो गोनीडियम है जिसके अंदर इसका निर्माण हुआ है उसकी भित्ति टूट जाती है, और भित्ति के टूट जाने के कारण यह गोनीडियम जो डॉटर कॉलोनी है वो मुख्य कॉलोनी के, इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको, गोले के अंदर बहुत सारे गोले दिखाई दे रहे हैं। तो छोटी छोटी कॉलोनियाँ उस केंद्रीय भाग के अंदर एकत्र हो जाती हैं और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है, और जिसके फलस्वरूप जो मातृ कॉलोनी है वो नष्ट हो जाती है और सभी पुत्री कॉलोनियाँ नई मातृ कॉलोनी में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से वोल्वोक्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें आपको जो टर्म याद करनी है, एक तो कर्व्ड प्लेट, प्लेकिया स्टेज, तुम्बिका रंध्र, प्रतिलोमन और संकीर्णन, ये जो टर्म्स हैं इन टर्म्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसे आप अच्छे से तैयार करें। इसका डायग्राम जो है वो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए और ये टर्म्स आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। शेष अगले लेक्चर में। धन्यवाद।